Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So आज का जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेशन है इसका हम सेकंड पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमने जो हमारा पहला जो सेशन था पार्ट 1 उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि फोर्सेस पर मेनली बेस्ड थे. अब जो क्वेश्चंस है वो कुछ फोर्सेस इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट्स एंड साथ में सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी हम कुछ क्वेश्चन इस सेशन के अंदर करने वाले हैं. तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following body which of the following is an example of body undergoing translational equilibrium. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कौन सा कंडीशन है? देखिए ट्रांसलेशनल का मतलब होता है यहां पर हमारा मेनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ये दो कंडीशन में आता है. मैं एक बार थोड़ा सा आपका इक्विलिब्रियम आपको क्लियर कर देता हूं, समझा देता हूं. जैसे हमारे पास कोई भी अगर बॉडी है और उस पर अगर जब भी नेट फोर्सेस, सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक जो हमारे पास नेट फोर्सेस है जो हमारे पास नेट फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक समेशन अगर जीरो हो, सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक समेशन जीरो हो, ठीक है, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट जीरो हो, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो हो, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है. किस में कहलाती है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी में नेट फोर्स, इनर्शिया फोर्स जीरो होना चाहिए. अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो बॉडी वेलोसिटी ही जीरो होगी यानी बॉडी इनिशियली रेस्ट में होगी, और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी तो है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन परफॉर्म कर रही है. अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रही है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक या फिर काइनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और वहीं पर अगर वेलोसिटी ही जीरो है, बॉडी ही रेस्ट में है, तो इस कंडीशन के अंदर हम बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोलते हैं. अब बॉडी जब रेस्ट में होगी तो अब दो बातें होंगी. हो सकता है कि उसका मोशन भी ना हो रहा हो, मतलब मोशन तो हो ही नहीं रहा है बट रोटेशन भी नहीं हो रहा है. तो अगर रोटेशन भी नहीं हो रहा है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी. बट अगर रोटेशन हो रहा है पर वो उसी जगह पे है तो ऐसी बॉडी को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं. पर अगर सपोज मान लीजिए बॉडी ना तो रोटेट कर रही है ना लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, रुकी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलते हैं. एक बार फिर समझ लेते हैं, जब इनर्शिया फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो दो बातें होंगी. इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, इनर्शिया फोर्स जब जीरो होगा और वहां पर रेस्ट में हुआ, बॉडी एक ही जगह पे है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. अब वो चल नहीं रही है तो ट्रांसलेशनल, साथ में वो घूम नहीं रही है तो रोटेशनल, दोनों नहीं हो रहा है तो कंबाइनली स्टैटिक बोल सकते हैं. पर मोशन कर रहा है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो डायनामिक या काइनेटिक इक्विलिब्रियम होता है. अच्छा, डायनामिक और काइनेटिक इक्विलिब्रियम भी फिर फर्दर तीन केस में डिवाइड होता है. ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक इसमें आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और एक इसमें आ जाता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें डिस्टरबेंस आ रहे हैं और वो वापस से डिस्टर्ब होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर लेती है तो स्टेबल, ठीक है, नहीं कर पाती है तो अनस्टेबल, और एक नई पोजीशन डिफाइंड करती है, रहती स्टेबल है बट अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो अब यहां पर जो हमारे पास केस है, क्वेश्चन में पूछा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की वैरायटी. बॉडी रोटेट नहीं कर रही है ऐसा नहीं बोला है, ठीक है. अगर रोटेशनल बोला होता मतलब रोटेट नहीं कर रही है, ट्रांसलेशन बोला है मतलब चल नहीं रही है, रोटेट कर सकती है. तो अब इसमें अ बॉडी एट रेस्ट ऑन द टेबल, अ बॉडी ट्रेवलिंग इन सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, अ बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस, एंड अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन.
तो ऐसे केस में अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो भी इस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी, भले वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारा एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन यहां पर होगा, इसलिए ये तो इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ही नहीं हो सकता। बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस, अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर, जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करे, तब भी उसके जो सरफेस पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स बनेंगे उनका डायरेक्शन चेंज होगा, और ये भी हमारा एग्जांपल होगा एक्सीलरेटेड का। मेन इसका जो सही आंसर है, अवॉइडिंग स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी के बारे में पता नहीं है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो सही आंसर होगा बॉडी एट रेस्ट ऑन द टेबल। ठीक, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ ऑल दी फोर्सेस सब उस पर जीरो हो जाते हैं, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो उसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो जब भी कोई सरफेस रुकी है, कहीं रखी है, तो वो ट्रांसलेशनल होगा। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द 10 by 15 by 5 सेंटीमीटर क्यूब टी सेक्शन विल बी, हमारे पास एक सेक्शन है टी सेक्शन, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम यहां पर मेंशन नहीं था, बट मैंने डायग्राम यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। मतलब जब भी टी सेक्शन में ऐसे डायमेंशन आपको बोले जाए, तो 10 आपको क्या मानना है, इसको बोलते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं फ्लेंज पोर्शन, और ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है प्लेट, इसको वेब बोलते हैं। तो अगर ये 10 by 15 by 5 बोला है, 10 बोला है मतलब विड्थ जो चौड़ाई है वो 10 है, 15 बोला है तो उसको डेप्थ कंसीडर किया जाता है, तो वो हमारी डेप्थ हो गई इस सेक्शन की टोटल डेप्थ, फ्लेंज प्लस वेब मिला के। और जो 5 होता है वो थिकनेस होता है दोनों का, फ्लेंज का भी 5 और ये भी 5, वेब का भी 5। अब अगर मान लो ये 5 है और ये 15 है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहां पर ये हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहां पे लिखा है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये 10, ये 5, ये 5, ये 10 और ये 15। अब इसमें हमें क्या बोला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक काम करते हैं, हम बॉटम एक्सिस से निकाल लेते हैं। इन्होंने अभी कुछ बोला नहीं कहां से निकालना है। जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, हमें एक रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ता है। अगर इससे आंसर मैच हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर टॉप से बता देंगे। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बताएंगे, तो मान लो यहां पे हमारा कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो उससे यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बार, और इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं वेरिग्नॉन थ्योरम। तो a1x1 प्लस a2x2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2। अब यहां पे पहला वाला एरिया किसका होगा, ये वाला, तो ये कितना हो गया 10 × 5। दूसरा वाला एरिया किसका होगा, ये वाला, तो ये कितना है 10 × 5, दोनों सेम है। ठीक है, अब x1 कितना होगा, x1 होगा पहले वाले का CG जहां है, पहले वाले का CG यहां होगा, उससे यहां तक की दूरी जिसको रेफरेंस मानते हैं वहीं से डिस्टेंस निकालते हैं। तो 10 तो ये हो गया, और इसका हम हाफ लेंगे, रेक्टेंगल की CG हाफ पर होती है, 5 का आधा 2.5, मतलब x1 आ जाएगा 12.5, और x2 निकालेंगे तो x2 की CG यहां पर होगी। इस रेक्टेंगल की डेप्थ है 10, तो 10 का आधा होता है 5। अब इसको जब यहां पे हम रखेंगे तो हो जाएगा 10 × 5 × 12.5 प्लस 10 × 5 × 5, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 × 10 × 5। क्लियर है यहां तक, जो कि दोनों का एरिया सेम है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, 10 × 5 कॉमन लेके 10 × 5 पूरा कट जाएगा, तो ये बचा 12.5 प्लस 5 मतलब 17.5, और 17.5 में 2 का डिवाइड कर दें, तो ये लगभग हमारे पास कितना आएगा, 8 टाइम्स आएगा, 2 8 = 16 and 1, तो लगभग ये हमारे पास 8.75 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। अब 8.75 हाँ ऑप्शन में है, तो ये हो गया आंसर। अब इन्होंने बोला नहीं है, मतलब अगर यहां से 8.75 है, ये 8.75 है,
तो टॉप से कितना होगा, 15 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर 15 में से माइनस करेंगे तो वो आएगा लगभग 6.25 टॉप से। क्या 6.25 कहीं ऑप्शन है? पूरा 15 है, तो अगर ये 8.75 मतलब वो 6.25 ऑप्शन में नहीं है, मतलब फिर यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट्स, इनमें से कौन कौन से ऐसे जिनकी यूनिट सेम है। देखो मोमेंटम जो होता है वो है मास इनटू वेलोसिटी, कहीं पर भी यूनिट डायमेंशन मेंशन नहीं है, बट मैकेनिक्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूं। और वहीं पर अगर आपसे इंपल्स बोला जाए तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब अगर हम जरा ध्यान से समझें तो आपने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, वो बोलता है फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि फोर्स इनटू दिस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्स इनटू टाइम क्या है, इंपल्स, मतलब इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये ध्यान रखना, इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। एक बार फिर समझते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी और इंपल्स होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, तो ये ऊपर लाएंगे तो फोर्स इनटू ये इंपल्स बन गया और वो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, मतलब जो इंपल्स है वो मोमेंटम के चेंज के बराबर है, मतलब इंपल्स मोमेंटम एक हो गए, तो दोनों की यूनिट सेम ही हुई, तो ये सही आंसर है। स्ट्रेस एंड प्रेशर, प्रेशर की यूनिट भी पास्कल होती है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस की भी पास्कल होती है, मतलब ये भी सही है। वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपने बचपन में कभी सुना होगा, कार्य ही ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही कार्य होती है। वर्क जो है उसकी यूनिट भी जूल होती है, और कोई भी एनर्जी हो, कोई भी काइनेटिक नहीं, कोई भी एनर्जी उसकी यूनिट भी जूल होती है, और 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर होता है। पावर अलग चीज है, पावर जो होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो पावर जो होगा उसकी यूनिट होगी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, 1 वाट। ठीक है, तो पावर की यूनिट वाट है, पावर अलग है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क भी एनर्जी भी है, तो पावर जो है वो हमेशा चेंज ऑफ एनर्जी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। तो अभी यहां पर तीनों का सही है, मतलब आंसर होगा डी, 1 2 3, तीनों पेयर सही हैं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। अगर हमारे पास कोई एक एरिया है और ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्या है, सेंट्रॉइड है, तो इससे जो भी एक्सिस निकलेगी, समझना, इससे जो भी एक्सिस निकलेगी, इन सब एक्सिस को हम सेंट्रॉइडल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस वह इमेजिनरी एक्सिस है जो किसी भी एरिया के सेंट्रॉइड से पास होगी, पर पहली कंडीशन वो सेंट्रॉइड के प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है, प्लेन में लाई करनी चाहिए। वहीं पर अगला ध्यान रखना, अब सेंट्रॉइडल एक्सिस कितनी होगी टोटल, इनफाइनाइट होगी, ऐसे तो बहुत सारी एक्सिस होंगी, पर इनमें से कुछ एक्सिस ऐसी होती हैं, एनी 2 एक्सिस, कोई भी 2 एक्सिस इन इनफाइनाइट में से ऐसी होती हैं जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो सबसे ज्यादा होता है या मिनिमम, और ऐसी एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जिसके अबाउट इनर्शिया ज्यादा होगा वो मेजर सेंट्रॉइडल या मेजर प्रिंसिपल, और जिसके अबाउट कम होगा वो मेजर माइनर प्रिंसिपल या माइनर सेंट्रॉइडल। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, जो मेजर माइनर एक्सिस होती हैं, उसके अबाउट क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है उनके अबाउट जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा जीरो होगा। प्रोडक्ट का मतलब है एक साथ 2 एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लेना, ये हमेशा जीरो होगा। ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, ये इन दोनों की पहचान होती है। इस एक्सिस का इनर्शिया लेंगे तो एक बार इसकी डिस्टेंस फिर एक बार इसकी डिस्टेंस, या एरिया इनटू इसकी डिस्टेंस और फिर इसकी डिस्टेंस, जब अलग अलग दोनों लेंगे एक साथ, एक बार इसका, आप जानते हैं इनर्शिया बराबर एरिया इनटू डिस्टेंस होता है,
तो एक बार मेजर की लो, एक बार माइनर की लो, या माइनर रखो पहले फिर मेजर रखो, आंसर हर बार 0 आता है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस को हम पोलर एक्सिस बोलते हैं, और उसके अबाउट जो इनर्शिया आता है उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी, पोलर मोमेंट। जो सेंट्रॉइड से पास हो बट प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करे वो पोलर, उसका इनर्शिया पोलर मोमेंट। और जो सेंट्रॉइड में मतलब उसी प्लेन में लाई करेंगी वो सब सेंट्रॉइडल, और उनका मोमेंट सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। इनका जो मोमेंट है उसे हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, अलग से और कोई वर्ड नहीं लेना है। पोलर मोमेंट बोला मतलब पोलर एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी? फोर्स जब लगता है किसी बॉडी पे तो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, बॉडी अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, सब कुछ होता है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी पे लगेगी तो वो चेंज लाती है। क्या चेंज? या तो वो उसका स्टेट चेंज करती है, अवस्था चेंज करती है, या तो वो उसका शेप चेंज कर सकती है, मतलब या तो वो बॉडी को डिफॉर्म कर सकती है या वो बॉडी को फेल कर सकती है। और अगर बॉडी मोशन में है तो हो सकता है वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाए, मतलब रिटार्डेशन। हो सकता है रेस्ट में हो तो वो मोशन में आ जाए, मतलब एक्सीलरेशन। और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी वो मूव कर सकता है। तो फोर्स ये सब कार्यक्रम कर सकता है। साथ में इसमें जो मेंशन नहीं वो भी बता रहा हूं, वो डिफॉर्म और फेल भी कर सकता है किसी बॉडी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। मतलब ध्यान रखना है, फोर्स किसी भी बॉडी की अवस्था या आकार दोनों में परिवर्तन ला सकता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विद रिस्पेक्ट टू। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम कहां होता है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट या रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेंट्रोइडल एक्सिस या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था दो ऐसी एक्सिस होती हैं जिसके अबाउट इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है और एक के अबाउट सबसे कम होता है। तो जिसके अबाउट कम है वो कोई जरूरी नहीं कि वो वर्टिकल हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्टिकल ही हो, पर ये कंफर्म है कि वो हमेशा एक सेंट्रोइडल एक्सिस तो होगी ही होगी। सेंट्रोइडल एक्सिस कितनी होती है किसी भी बॉडी में? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगी। तो वो जो इनफाइनाइट है उनमें से कोई एक ऐसी होगी जिसके अबाउट सबसे कम होगा और जिसके अबाउट सबसे ज्यादा होगा। बट वो दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये तो ब्लंडर है, रेडियस ऑफ गायरेशन तो चीज ही कुछ और है। सही आंसर होगा सेंट्रोइडल एक्सिस। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द एसआई यूनिट। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? तो देखो एनर्जी जो है और जो वर्क है इन दोनों की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, जिसको हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं ना। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल। एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है। तो 1 जूल इसका हमारे पास यूनिट हो गया। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या बनेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है mlt-2, मास इंटू एक्सीलरेशन, और फिर डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ, तो ये आ जाएगा ml2t-2। डायमेंशन नहीं पूछा है, यूनिट पूछा है। तो यूनिट क्या है इसकी? जूल, 1 न्यूटन मीटर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पेयर विच इज सेम डायमेंशन। इनमें से किसके डायमेंशन सेम है? फोर्स और पावर चीज ही अलग अलग है यार। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स होता है फोर्स। तो डायमेंशन सेम कहां से होंगे? एनर्जी और वर्क, हां हो सकता है शायद। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और एनर्जी होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। सेम हो ही नहीं सकता। इंपल्स और फोर्स, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम और फोर्स तो फोर्स होता है, तो इसमें सेम नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें। एनर्जी और वर्क का जरूर हो सकता है।
एनर्जी और वर्क दोनों ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो दोनों की यूनिट भी सेम होती है, डायमेंशन भी सेम होंगे। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट, एक स्पीड और वेलोसिटी है। ये तीनों की तीनों जो राशियां हैं ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, जो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। पर ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड के हेल्प से डिफाइन की जा सकती हैं, वो स्केलर कहलाती है। तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर? कौन सा स्केलर नहीं है? टाइम, मास, वॉल्यूम, एक्सीलरेशन। देखो, वॉल्यूम स्केलर है, मास स्केलर है, टाइम स्केलर है, एक्सीलरेशन स्केलर नहीं है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही आंसर हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं, ये कब डिफाइंड होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पता है आपको? इसका डेफिनेशन है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which opposes the rotation induced in the body। जब भी किसी बॉडी पे रोटेशन होगा तो वो खुद के रोटेशन को अपोज करेगी वाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कहां लगेगा ये आप बताओ? रोटेटिंग बॉडी में, जो बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में, गलत बात। बॉडी रेस्ट में, गलत बात। ए एंड बी, गलत बात। सही आंसर रोटेटिंग बॉडी। जो रोटेट करेगी वहीं पे तो वो रोटेशन जनरेट होगा और उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम ए सर्क्यूलर, ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अ सर्क्यूलर प्लेट ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर, a circle is cut out symmetrically from right side whose diameter is the radius of the plate. The distance of the center of gravity of the remainder from the center of circular plate. हमारे पास यहां पर ये एक ऐसा सर्क्यूलर प्लेट है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ? एक सर्कल कट हुआ, अब जो सर्कल कट करा वो सिमेट्रिकली कट करा, इतने वाले पोर्शन को हमने इसमें से कट कर दिया, है ना। ये हमारे इसकी सेंटर पॉइंट है सी। तो अब जो रिमाइंडर पोर्शन बचा वो कौन सा बचा? आपको दिख रहा हो तो ये जो मैं शेड करूंगा, ये इतना पोर्शन हमारा रिमाइंडर बचा है। इतना सर्कल तो कट गया और पूरे सर्कल का डायामीटर कितना है? 6। मतलब पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और इन छोटे वाले भैया का जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 का भी आधा होगा छोटे वाले भैया का। अब अगर बड़े भैया में से छोटे वाले हटा दिए तो जो बाकी बचा, उनकी जो सेंट्रॉइड है वो कहां शिफ्ट होगी? लॉजिक लगाओ। अगर सिमेट्रिकली कट करा है तो क्या आप मानते हो इसकी थोड़ी इधर शिफ्ट होगी? पहले कहां थी? पहले यहां थी जब बड़ा सर्कल था, बाद में यहां शिफ्ट हो गई। मान लो कितना, अभी नहीं पता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी रिमाइंडर की, वो सेंटर ऑफ सर्क्यूलर प्लेट, पूरी बड़ी प्लेट से उसका जो नए वाले का सेंट्रॉइड है वो कितना दूर है। मतलब ये हमें निकालना है एक्स बार यहां से। तो जहां से निकालना है, एक काम करते हैं, हम उसी को रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं। रेफरेंस एक्सिस, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार का a1 x1। अब इसमें कट कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, तो a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब बड़े वाले का लेंगे तो बड़े वाले का a1 कितना होगा? पाई इंटू 3 का स्क्वायर, और छोटे वाले का लेंगे तो पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस पाई आर स्क्वायर ही सर्कल का एरिया होता है।
सो पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। अब हम x1 देखेंगे। x1 का मतलब समझना, x1 का मतलब है जिसको 1 माना है, बड़े वाला जो इसको 1 माना है, उसके सेंट्रॉइड की दूरी रेफरेंस से कितनी दूर पर है। तो रेफरेंस यहां पर है, खुद का सेंट्रॉइड वहीं पर है, तो बड़े वाले का जो हमारा सेंट्रॉइड है और वो वहां पर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, 0। बड़े वाले का सेंटर कहां है, यहीं पर। अगर कहीं और होता तो रेफरेंस से उसकी दूरी कुछ होती, रेफरेंस भी वहीं पर है, वो भी वहीं पर है, तो 0 हो जाएगा। तो वो हो गया हमारा इंटू 0। और अब छोटे वाले की बात करें तो छोटा वाला जो है इसका सेंटर यहां है रेफरेंस से, तो ये दूर कितना है, ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर है। चीजों को ध्यान से समझना, जब जिसको रेफरेंस मानते हैं सब कुछ उसी से नापना है। तो बड़े वाले का सेंटर वहीं पर है, 0 हो गया। छोटे वाले का सेंटर वहां है, तो ये दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो गई, 3 का हाफ। तो ये आ गया हमारा 1.5। और अपॉन में a1 माइनस a2 मतलब पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। अब इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई तो पूरा हम कट कर देंगे, ये पूरा सब कट हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा ये 3 इंटू स्क्वायर 0, ये भी पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। यहां पे बचा माइनस का 1.5 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर 9 माइनस 1.5 2.25। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। 1.5 का अगर हम यहां पर होल क्यूब कर लें और भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं वो आपको अगली इसमें बता देते हैं। कि हमारे पास जो यहां पर ये x बार आ गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और यहां पर आ गया 3 का स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, यही टर्म है। अब अगर इसमें से हम 1.5 स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर कॉमन। अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, इससे ये दो टर्म कट जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5 मतलब 3/2 और 4 में से एक गया तो 3 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। विदाउट कैलसी हमने इसको सॉल्व कर लिया। माइनस 1/2 मतलब कितना आंसर आ गया, 0.5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, 0.5। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बिंदास है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन डेप्थ d विड्थ b फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विड्थ b। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये उसकी विड्थ है b, उसकी जो डेप्थ है वो है d, और इसमें यहां पर ये जो एक्सिस है हमें इसका, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, सेंट्रोइडल एक्सिस विड्थ के पैरेलल होनी चाहिए। सेंट्रोइडल एक्सिस तो ये भी होती है पर ये विड्थ के पैरेलल नहीं है, मतलब वो एक्स की बात कर रहा है। बेस का भी पूछ सकते हैं, बट बेस का क्यों नहीं, बेस का कैसे पूछते, फिर बेस के लिए सेंट्रोइडल नहीं बोलते। बेस वाली एक्सिस विड्थ के पैरेलल है बट सेंट्रोइडल नहीं है। सेंट्रोइडल वो जो सेंट्रोइड से पास और बेस के पैरेलल बोला है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां पर कुल मिलाकर आर एक्स निकालना है। आर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है a इंटू आर एक्सेस का होल स्क्वायर। तो आर एक्सेस कितना होगा, अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। अब ये जो है ये हमारा बनता है बी डी क्यूब बाय 12। याद कैसे रखना है, जिसको काटा उसका क्यूब, तो ये एक्सेस को काट रही डी को तो बी डी क्यूब बाय 12। ये वाली पूछते हैं तो किसको काट रही है, बी को, तो डी बी क्यूब बाय 12। ये ट्रिक है, जिसको काटा उसका क्यूब। अपॉन में एरिया ये आ जाएगा बी डी, बी से बी कैंसल, डी से ये कैंसल, स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 12 मतलब आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी के अपॉन में रूट 12 मतलब 2 रूट 3, 4 3 12 तो 2 रूट 3 हो जाएगा।
सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ डी एंड डी आर द एक्सटर्नल इंटरनल डाई ऑफ सर्कुलर शाफ्ट रेस्पेक्टिवली, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एक शाफ्ट है, देखो शाफ्ट जो होती है वो हमेशा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, ठीक है। तो ये शाफ्ट का जब हम कट करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक्सटर्नल और इंटरनल डाया, मतलब कि होलो शाफ्ट है, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट नहीं है, होलो शाफ्ट है। तो इसका जो इंटरनल डाया है वो स्मॉल डी है, कैपिटल जो आउटर डाया है वो कैपिटल डी है। तो जो पोलर इनर्शिया होगा ये हमें पता करना है। तो अगर सर्कल का जो पोलर इनर्शिया कितना होता है, पाई डी की पावर 4/32, तो हम ऐसा करते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर देते हैं, तो वो होगा पाई इंटू स्मॉल डी की पावर 4/32। कॉमन ले लिया तो पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4/32। तो सही आंसर होगा डी आंसर। यहीं पर अगर ZP पूछता, क्या पूछता, ZP पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, तो यहां पर जो वाई में ये हमारे पास मैक्सिमम फाइबर की दूरी है, इसका हम डिवाइड करते हैं, और आरमेक्स यहां पर क्या है, डी आउटर बाय 2। तो जब इसका डिवाइड करते 2 से तो ये 16 बचता, पाई/16 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन कैपिटल डी, बस वहां पे 16 आ जाता। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स डायमीटर इज IXX। सर्कुलर एरिया है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो IXX है, सर्कुलर एरिया का, ठीक है। ये सर्कुलर प्लेट हो गया, ये इसका इनर्शिया IXX हो गया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सर्कुलर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये वाला IZZ परपेंडिकुलर मतलब IP, ठीक है। और एक और यहां पर मेंशन नहीं है, वो मैं बता देता हूं। एक हो गई हमारी इसमें IYY, ये वाली। क्वेश्चन ये बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, IXX हमेशा IZZ से बड़ा होगा, IXX छोटा होगा, IXX IZZ के बराबर या बड़ा होगा, और IXX IZZ के बराबर होगा। तो समझना यहां पर जो पूछा है क्वेश्चन वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से पूछा है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है जो पोलर एक्सिस है उसका जो इनर्शिया है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो वो हो गया IXX प्लस IYY। क्लियर है, मतलब कि किसी चीज में कुछ जुड़ेगा तभी आएगा। और वैसे भी अगर सर्कल की बात है तो ये दोनों जो हैं ये सेम ही होते हैं, तो हमेशा IXX का अगर हम डबल करते हैं तब हमें IP मिलता है, मतलब IXX हमेशा छोटा होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये हमने यहां पे कवर किया इतना। तो ये था बच्चों हमारा सेशन जिसके अंदर हमने इनर्शिया के काफी सारे क्वेश्चंस करे, फोर्सेस और इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन देखे। अगर इसी तरह से आप भी इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपने सब्जेक्ट्स तो सारे पढ़ लिए हैं, सब थोड़ा थोड़ा देख लिया है, बट फिर भी अगर आप जो कॉन्सेप्ट है वो भूल रहे हैं, तो आप AC+ एप्लीकेशन पे अवेलेबल प्रैक्टिस बेच जो भी लॉन्च हो चुका है उसके साथ आप अपने रिवीजन को एक फाइनल फिनिशिंग और एक प्रॉपर तरीके से आप फिनिशिंग कर सकते हैं, ताकि आपने जितना ही पिछले महीने के अंदर पढ़ा है, ज्यादा टाइम तो किसी के पास था नहीं, बट जितना भी आपने कवर करा है वो आपका मोस्ट ऑफ उसके थ्रू रिवाइज हो जाएगा। सो प्रैक्टिस बेस जिसमें क्वेश्चंस के साथ, जैसे अभी देखा आपने, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मैंने बताए, रिवीजन भी हो रहा है, ये पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज जो है उसमें टोटल 100 टेस्ट हैं, 10 फुल लाइन टेस्ट है। पहला जो टेस्ट है वो वहां पर सभी बच्चों के लिए अनलॉक है, कोई भी बच्चा आके उसको दे सकता है। तो अगर आपने अपना प्रिपरेशन मोटा मोटा कवर अप कर लिया है तो एक बार आप उस टेस्ट को जरूर दें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका फाइनल अभी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा है। बाकी रिमेनिंग जो हमारे 90 टेस्ट हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट हैं, और 70 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। रिमेनिंग कुछ 20-25% टेस्ट हैं जो भी अपलोड होना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। सो इस टेस्ट सीरीज को आप जल्दी परचेस करें। टोटल 4000+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। और अगर आपने अभी प्रिपरेशन
प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, अभी भी आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जो ये सेशन है इसका पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्लासेस के अपडेट्स एंड पीडीएफ यहीं से मिलेंगे। सो ज्वाइन करें, लिंक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो वहां से भी आप अपडेट्स एंड पीडीएफ ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।